हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 1885 में बनती है, यानी 1885 में इसका स्थापना होता है, तो उस समय आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम नहीं था। इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। 1885 में 12 बजे के करीब बैठक होती है और उसमें दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो इंडियन नेशनल यूनियन है, इस यूनियन के जगह कांग्रेस करना चाह रहा हूं। और लोगों ने उनकी बात को माना और इंडियन नेशनल यूनियन के जगह अब इंडियन नेशनल कांग्रेस यह पार्टी कही जाने लगी। आप देखेंगे तो जो कांग्रेस शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन, यानी शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कांग्रेस के बारे में कुछ बातें रही हैं देखेंगे। तो चूंकि मैं बात कर रहा था दादा भाई नौरोजी जी का कि इन्होंने कांग्रेस शब्द जोड़ा है इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस करने में, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में दो चार बातें हो जाएं। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का जन्म जो होता है वो 1825 में होता है और मृत्यु 1917 में होता है। दोस्तों, जीके के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 1825 वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1825 में विश्व की पहली ट्रेन चलाई जाती है ब्रिटेन में, और 1917 में जब इनकी मृत्यु होती है तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 1917 में रसिया यानी रूस की क्रांति की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये बातें आपको याद रखना है। और आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में तो दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका योगदान इंडियन इकोनॉमिक्स में कुछ स्टेटमेंट दिए और कुछ इंडियन पॉलिटिक्स में भी दिए। जैसे आप देखेंगे तो इन्होंने 1868 में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। इन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया है। यानी इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत प्रसिद्ध पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक 1901 में प्रकाशित होती है इनकी, जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को आप देखेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इन्होंने भली भांति समझाया है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है भारत का, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस बात को आप भी ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, ये बातें दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब आइए बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने पहले शुरू में ही बताया कि इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और कांग्रेस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन। अब दोस्तों, बात करते हैं हम कि आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन किया। तो आप देखेंगे रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी रहता है, जिसने 1885 में, पूरा अगर कहेंगे तो 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करता है। और आप देखेंगे तो उस पर्सन का नाम A.O. ह्यूम है। क्या है? A.O. ह्यूम। आपको याद रखना है कि A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि आखिरकार इसके अधिवेशन से, देखिए मैंने क्रम लिख रखा है, पहला दूसरा जौन सा अधिवेशन है, क्योंकि अधिवेशन बहुत हुए हैं, सबको नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आते हैं या आने की संभावना है उन्हीं को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अधिवेशन यानी पहले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो यह अधिवेशन मुंबई में होता है और ये कब होता है? 1885 में। 1885 में मुंबई में अधिवेशन होता है और मुंबई के किस कॉलेज में? तो आप कहेंगे कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में
पहली बैठक होती है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी अध्यक्षता विमेश चंद्र बनर्जी कौन करते हैं? विमेश चंद्र बनर्जी, जिनको 60 में नाम आता है, अगर पेपर में देखेंगे तो नाम 60 में आता है WC बनर्जी। क्या? WC बनर्जी। तो इस नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों अधिवेशन को बढ़िया से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला अधिवेशन मैंने बताया 1885 में, कहाँ हुआ? मुंबई में। किस कॉलेज में हुआ? तो आप कहेंगे कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? WC बनर्जी करते हैं। और इसकी खासियत क्या रही है दोस्तों? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें टोटल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा। तो दूसरा अधिवेशन 85 के बाद 86 यानी 1886 में होता है, और 1886 में ये कोलकाता में होता है, जिसको कलकत्ता आप कह रहे हैं। कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बता भी दिया बहुत कुछ, तो आप याद रखें कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की। ये भी अच्छा दोस्तों, कभी कभी ये पूछ देता है कि पहला पार्सियन व्यक्ति, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला पार्सियन अध्यक्ष कौन था? तब भी आप आंसर दादा भाई नौरोजी की ही लगाएंगे, इस बात को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 1887 का। तीसरा अधिवेशन जो होता है वह मद्रास में होता है दोस्तों, और मद्रास में होता है, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। कौन करता है? बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और इसको आप याद रखें कि ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे अधिवेशन का। 1888 में होता है और ये इलाहाबाद में होता है दोस्तों, और इसका अध्यक्षता करने का मौका मिलता है जॉर्ज यूल को। किसको मिलता है? जॉर्ज यूल को। यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहला अंग्रेज कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाला अंग्रेज का नाम आप कहेंगे तो वह है जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद में होता है यह अधिवेशन, और जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1889 में अधिवेशन होता है पांचवा, और इसका जो अध्यक्षता करता है वह विलियम बेडर बर्न करता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे उतना फोकस आपको नहीं करने हैं। दोस्तों बात करते हैं 12वां अधिवेशन, जो कि 1896 में कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी करते हैं। दोस्तों ये जो 1896 का कलकत्ता का है अधिवेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया वह 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। तो ये पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं वंदे मातरम की, तो आप जानते हैं वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसको कौन लिखा है? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो लिखे हैं जो वंदे मातरम को, ये आप देखेंगे 1870 में। और दोस्तों बात करें तो आप देखेंगे कि संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है वंदे मातरम। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया? पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 12वां अधिवेशन, इसको याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों 21वां अधिवेशन है, 1905 में होता है, और कहाँ होता है? बनारस में होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि 1905 का अधिवेशन है दोस्तों, 1905 का बनारस अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसका रोल क्या है आप जरा समझिए। दोस्तों 1905 में जब आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो आपको पता चलेगा कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन करने वाला अंग्रेज जो था वह लॉर्ड कर्जन था। हालांकि बाद में 1911 में आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया जाता है, और आप देखेंगे एक प्रस्ताव पास होता है जिसके तहत फाइनली 1912 में
जो भारत की राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता से चली आती है दिल्ली। हालांकि ये बातें मैं नहीं करूंगा। मेन बात क्या है कि 1905 में जब बनारस अधिवेशन होता है तो उस समय आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ था, और उसी का विरोध करने के लिए आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1905 में अधिवेशन होता है बनारस में, और जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी को मिलती है, और वहाँ से ही उन्होंने विरोध किया। ठीक है, और आप देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो ये जो गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कोई पूछे कौन है तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम अगर कोई पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम एमजी रनाडे है, महादेव रनाडे, जो कि महाराष्ट्र के सुकरात भी कहे जाते हैं। हालांकि जब उनके गुरु का नाम पूछे एमजी रनाडे के तो केशव चंद्र सेन है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। फिलहाल अब आपको बस इतना रखना है कि 1905 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, 1906 की बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन की। तो 1906 की अगर कलकत्ता अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी को मिलती है करने की। किनको? दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई जो नौरोजी हैं पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। जब आप स्वराज शब्द के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो 1875 में आप देखेंगे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, क्योंकि 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया था। ठीक है, वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने कहा था संपूर्ण सच्चाई वेदों में निहित है, और जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती की है। दोस्तों बात हम कर रहे थे कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया, लेकिन कहाँ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर अगर कहे तब स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया। वैसे सबसे पहले कहे तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे, और 1906 एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं कहाँ हुई है, तो ढाका में हुई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 1907। तो 1907 का सूरत अधिवेशन दोस्तों ये करते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखिए रास बिहारी घोष अलग हैं और रास बिहारी बोस अलग हैं। जो बोस हैं, रास बिहारी बोस जो हैं वो अलग हैं। उन्होंने ही आप देखेंगे तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी किनके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। ये रास बिहारी घोष हैं। तो 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष करते हैं। यह क्यों इंपॉर्टेंट है 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन का मतलब क्या है कि कांग्रेस दो धड़ा में बट गई थी। गरम दल अलग हो गया था, नरम दल अलग हो गया था। ये गरम दल में आप जानते हैं लाल बाल पाल आते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल से आप याद रख सकते हैं। तो यानी गरम दल अलग और नरम दल अलग हो गया था दोस्तों। इसलिए 1907 का सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है। यदि पूछ दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल बट गया था, तो आप कहेंगे कि वह अधिवेशन सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। आइए बात करते हैं 1908 की। तो 1908 में मद्रास में होता है दोस्तों। कहाँ होता है अधिवेशन? मद्रास में होता है, और इसकी अध्यक्षता भी सेम पर्सन यानी डॉक्टर रास बिहारी घोष जी करते हैं। और इसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण होता है। यानी कांग्रेस के जो संविधान का निर्माण होता है वह किस अधिवेशन में होता है? तो आप कहेंगे कि मद्रास अधिवेशन 1908 में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं दोस्तों 1909। तो 1909 में लाहौर में अधिवेशन होता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 1909 का लाहौर अधिवेशन,
जिसका अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय मैंने इसलिए यहाँ पे इनका यानी जो लाहौर में अधिवेशन इन्होंने जिसकी अध्यक्षता की है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी इतिहास के दृष्टिकोण से बड़ा योगदान रहा है। आप देखेंगे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको आप बीएचयू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में जो बीएचयू है उसकी स्थापना करते हैं। इसलिए आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि 1909 का लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन किया है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया है। और इनका योगदान क्या रहा है, तो जो बीएचयू है जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं उसकी स्थापना में इनका योगदान रहा। कब किए हैं, तो 1916 में। आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसी 1916 में जब बीएचयू की स्थापना होती है, भाषण के लिए बुलाया जाता है तो पहली बार गांधी जी वहाँ भाषण देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 1911 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसका जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है पंडित विशन नारायण धर को। और दोस्तों ये भी यानी 1911 वाला बहुत यानी सबसे कहिए तो महत्वपूर्ण अगर कोई अधिवेशन है तो 1911 का है कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर करते हैं। और पंडित विशन नारायण धर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो पहली बार जन गण मन जिसको आप राष्ट्रीय गान कहते हो यह गाया गया किस अधिवेशन में, तो आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का था जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। तो पहली बार जन गण मन जो है वह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। दोस्तों जनगण मन की बात करें तो आप जानते हैं कि 1905 में लिखा गया। बंगाली में कौन लिखा था, तो आप जानते हैं कि जिनको गुरुदेव की उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि भी दिया गया है, तो गुरुदेव भी कहा जाता है उन्हें। और आप देखेंगे तो जो ये राष्ट्रीय गान अपनाया गया वह 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है दोस्तों, और किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 1915 की बात करते हैं। तो 1915 की जब बात करेंगे तो यह अधिवेशन बंबई में होता है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी करते हैं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप चाहें तो इसको न याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। और अंबिका चरण मजूमदार क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग से समझौता जो हुआ था इसी अधिवेशन में हुआ था, यानी 1916 के अधिवेशन में। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता होता है, तो आप कहेंगे लखनऊ अधिवेशन था। कब हुआ, 1916 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, चूंकि ये मुस्लिम लीग का समझौता वगैरह इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 33वें अधिवेशन का। तो 33वां अधिवेशन जो है 1917 में होता है। कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में होता है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट जी करती हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे कि वह श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो वह श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कब हुआ है, 1917 में हुआ, इस बात को आपको ध्यान रखें। अब बात करते हैं 1919 का अमृतसर में होता है दोस्तों अधिवेशन, और इसका जो अध्यक्षता करने का मौका मिलता है ये पंडित मोतीलाल नेहरू। ये पंडित मोतीलाल नेहरू दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, इसलिए आप इनको भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 1920 का। देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखे, इसका मतलब है कि यहाँ विशेष अधिवेशन हुआ है। बीच बीच में कभी देखिए साल भर में एक अधिवेशन होता था, लेकिन अगर कोई जरूरी काम आ जाता था, बहुत ज़्यादा कोई बिल पास करना है या कोई डिस्कशन करना है, तो बीच में भी अधिवेशन हो जाता था, जिसे विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और इस समय दोस्तों इसकी अध्यक्षता करने का मौका गरम दल के नेता लाला
लाजपत राय जी को मिलता है। और ये लाला लाजपत राय जो हैं ये इसकी अध्यक्षता करते हैं 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का। और इसका महत्व इसलिए दोस्तों है क्योंकि असहयोग का प्रस्ताव जो यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास होता है वह इसी अधिवेशन में यानी 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में होता है। और यह अधिवेशन कैसा अधिवेशन है? तो विशेष अधिवेशन है, इस बात को आपको याद रखें। आइए बात करते हैं दोस्तों 1920 में अब अधिवेशन होता है और 1920 का नागपुर का अधिवेशन होता है और इसमें सीवी राघवाचार्य जी यानी सीवी राघवाचार्य जी क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप 1923 की बात करते हैं दोस्तों। 1923 में दोस्तों विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अब करते हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र का युवा अध्यक्ष यही हैं। इसलिए ये पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के पर्सन कौन थे? तो सबसे कम उम्र के पर्सन अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो इन बातों को भी आप याद रख सकते हैं। कब हुआ था विशेष अधिवेशन? 1923 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया? अबुल कलाम आज़ाद। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे युवा थे इसलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों 1924 का। ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया 1924 का। 1924 में अधिवेशन होता है कर्नाटक के बेलगाम में और कर्नाटक के बेलगाम का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को मिलती है करने की। तो ये पूछ सकता है कि एकमात्र वो अधिवेशन कौन सा जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी करते हैं? तो आप कहेंगे कि बेलगाम का अधिवेशन है और ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था। दोस्तों गांधी जी के बारे में कभी लेक्चर लिया जाएगा क्योंकि उन पर पूरा एक लेक्चर लगेगा कम से कम। और गांधी जी के बारे में तो आप जितना भी पढ़ेंगे कम है, इसलिए इनकी बातें नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इसको याद रखें। इंग्लिश में इसको कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंग्लिश में क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसको सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 1925 के अधिवेशन की। तो 1925 का अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अधिवेशन जो 1925 का है ये कानपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी करती हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी? तो आप जानते रहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष कहे तो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कहे तो आप कहेंगे कि वह कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। और यह अधिवेशन कानपुर में होता है। कब होता है? 1925 में। हालांकि 1925 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो काकोरी ट्रेन डकैती भी जो है 1925 में ही हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में और आप अगर जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश की ये पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं, इसलिए आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं ये 1929 का अधिवेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बेटा हैं किनके? पंडित मोतीलाल नेहरू के, उनको अध्यक्षता करने की मौका मिलता है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये समझिए कि जितना अधिवेशन अब तक हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो 1929 का लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग कही गई या मांगी गई? तो आप कहेंगे कि वह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एकदम आपको रट लेना है। 1929 का लाहौर अधिवेशन कौन करता है? इसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू करते हैं। अब बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की। दोस्तों 1931 का जो कराची अधिवेशन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी
पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें यानी कराची अधिवेशन में आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के डेट में आप पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, वैसे 7 थी। वैसे कितनी थी? 7 थी। लेकिन इस समय प्रेजेंट में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। और एक जो घटी वो संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। और ये आप देखेंगे तो पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे, हमने बताया भी है कि जब संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकारों की संख्या मात्र 6 बची है। अगर कोई पूछे 6 कौन कौन सी, तो आप बता सकते हैं वह 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अगर आप कहें तो धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है, पांचवा अगर कहें तो आप कहेंगे कि संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठवां की बात कहें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 है, जिसे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं। और दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 यानी संविधान के भाग 3 में है। और कहाँ से है? तो आप कहेंगे 12 से 35 के बीच में है। चाहे तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये कराची अधिवेशन जो 1931 का हुआ, कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। चाहे तो ये बात याद रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों 1937 का। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये पहला अधिवेशन है जो कि फैजपुर में होता है और ये गांव में आयोजित होता है। तो पूछ सकता है कि एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ है? तो आप कहेंगे कि 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू जी करते हैं। तो पंडित JL नेहरू जी करते हैं, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन। वह अधिवेशन है दोस्तों, आप देखेंगे तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरे अधिवेशन की क्या महत्व है जरा समझिए। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बहुत भली बात जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया था राज बिहारी जो बोस थे उन्होंने किस पार्टी का गठन किया था? तो कहेंगे कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का किया था। बाद में उसी आज़ाद हिंद फौज को आप देखेंगे तो आज़ाद हिंद सरकार के नाम से कौन चलाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी चलाते हैं। फिलहाल आप हरिपुरा अधिवेशन को याद रखें कि 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन इसी हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है और त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं और जिसकी वजह से विवाद हो जाता है और इनको त्रिपुरी अधिवेशन से एक तरह से आप देखेंगे तो त्रिपुरी अधिवेशन से इन्हें देना पड़ता है इस्तीफा। और इसी समय इस्तीफा दे करके यह एक पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। तो पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1939 में की गई। ठीक है, उनकी एक राजनीतिक पार्टी थी। इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं 1940 में। 1940 में अगर बात करेंगे तो ये रामगढ़ का होता है। 1940 में अधिवेशन रामगढ़ में होता है और रामगढ़ के अधिवेशन का अबुल कलाम आज़ाद जी को मौका मिलता है क्या करने का? अध्यक्षता करने का। तो आप कह सकते हैं कि 1940 का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1946 का। तो यह अधिवेशन मेरठ में होता है और मेरठ का जो अधिवेशन है आचार्य JB कृपलानी जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1946 में आप जानते हैं अंतरिम सरकार का गठन होता है और उस समय आचार्य JB कृपलानी जी क्या थे? तो अध्यक्ष थे। लेकिन 1946 के बाद आप देख रहे हैं 47 में अधिवेशन नहीं हुआ, 48 में हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1947 में जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भी
अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो आज़ादी के समय भी यही थे आचार्य JB कृपलानी जी। समझ रहे हैं। और आचार्य JB कृपलानी जी पूछ सकता है कि आज़ादी के समय कौन था, तो आप कहेंगे आचार्य JB कृपलानी जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है, एक विशेष अधिवेशन होता है 1947 में। 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करने का मौका किसको मिलता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के समय कौन था, तो आप कहेंगे आचार्य JB कृपलानी थे। लेकिन अगर पूछ दे आज़ादी के समय यानी 1947 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था जो कि दिल्ली में हुआ था, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 1948 में अधिवेशन अगला होता है, यह जयपुर में होता है। और 1948 का जयपुर जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया जी करते हैं। दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया जी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे अगर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल यही रहे हैं। तो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, तो पट्टाभी सीतारमैया हैं। और यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1948 वाला जो जयपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। ये गांधीवादी विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए गांधी जी को काफ़ी मानते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम 57वां जो अधिवेशन 1950 में होता है यह नासिक में होता है और इसकी अध्यक्षता करने का मौका पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मिलता है। किनको? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि आप नहीं समझोगे, इतना ज़्यादा अधिवेशन है, सबको छांट के और देख करके पेपर में कि कौन कौन सा पूछा गया है, किस पर ज़्यादा फोकस करना, किस पे कम करना है, ये सारी बातें बड़ी सोच समझ के लिखना पड़ता है। और ये जितने मैंने लिखा है इसमें अगर 2-4 छोड़ दो आप, तो लगभग सब के सब पेपर में आए हैं। चाहे ये जो लाहौर अधिवेशन है 1929 वाला, ये अधिवेशन कई बार आ चुका है, 1925 वाला आ चुका है। हालांकि इस तरह बताएंगे तो लगभग सब आए हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये सारे के सारे अधिवेशन। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।